हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम फाइनली अपनी जो है 5th सेम के वीडियो लेक्चर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी हमने कुछ टाइम पहले पोल भी किया था कि मतलब आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ना है। तो मोस्टली लोगों ने जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड को चुना था, और ठीक भी है क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसको पढ़ने में मजा भी आप लोगों को बहुत ज्यादा आने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो यूनिट फर्स्ट है ये हमारी बेसिकली दो चैप्टर्स को यहाँ पर कंटेन करती है। पहला हमारा चैप्टर क्या है यहाँ पर पहला चैप्टर हमारा एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स, और सेकंड जो हमारा चैप्टर वो हमारा है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो जो हमारा वो चैप्टर है वो हमारा बेसिकली वो ड्रग को कंटेन करता है जो हमारे कैंसर को ठीक करने में काम आते हैं। तो उसको हम जो अपनी अलग वीडियो में कवर करेंगे। और जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में। फिर चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या इसको कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारा ये चैप्टर है इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहले में हम यहाँ पर क्या समझेंगे कि इसका हम पहले हम इंट्रो देखेंगे क्या होते हैं ये, देन हम समझेंगे हिस्टामिन के बारे में कि हिस्टामिन क्या है और इसको मतलब रिसेप्टर के ऊपर ये कौन कौन से रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, तो उन रिसेप्टर्स के बारे में जानेंगे। देन वो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे टर्म जो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कवर करेंगे इस सभी के ड्रग्स के बारे में, यानी कि H1 एंटागोनिस्ट में बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, फिर H2 एंटागोनिस्ट में आते हैं, देन हमारे आते हैं गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब इस वीडियो को दो पार्ट्स में करने का रीजन यही था कि अगर एक में करते तो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाते, क्योंकि इसमें करीब जो है 20+ ड्रग्स हैं और इतने ज्यादा ड्रग्स या कंपाउंड्स को एक बार में कवर करना मतलब आप लोग का भी थोड़ा दिमाग कंफ्यूज होगा और आप लोग भी फिर मन से नहीं देखेंगे सारा कुछ, और हमको भी थोड़ा बहुत अजीब लगेगा। तो इसलिए इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। और आज चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स आखिर में होते क्या है, इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं हम। चलिए, तो अगर हम इस वर्ड को उठाते हैं एंटी हिस्टामिन, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक हमारा आता है एंटी और एक हमारा आता है हिस्टामिनिक। एंटी वर्ड से हमारा मतलब क्या निकल रहा है, अपोज करना किसी भी चीज को। हिस्टामिनिक वर्ड से हमारा निकल का है हिस्टामिन, यानी कि अगर हम इस पूरे का वर्ड का मतलब देखें तो क्या निकल के आ रहा है, हिस्टामिन को अपोज करना, यानी कि हम सिंपल कहें तो इनहिबिट करना। यानी कि हम इनडायरेक्टली बोले तो क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे एंटी हिस्टामिनिक एजेंट या ड्रग हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे आके हिस्टामिन को खत्म कर रहे हैं। अब मतलब आता है यहां पर कि ये हिस्टामिन आखिर में है क्या, ये किस चिड़िया का नाम है और आखिर क्यों, मतलब क्या रीजन है कि इसके चक्कर में एक चैप्टर भी बन गया एंटी हिस्टामिनिक और उसके बारे में हम लोग स्टडी भी कर रहे हैं। और इतने ज्यादा ड्रग्स भी इसके बारे में बन गए जो क्या कर रहे हैं, केवल हिस्टामिन की एक्टिविटी को, हिस्टामिन के एक्शन को खत्म कर रहे हैं। तो इसी सबको हम जो अभी आगे समझते जाएंगे। सबसे पहले हम अगर बेसिक में जाने तो हमारा हिस्टामिन क्या होता है, एक केमिकल कंपाउंड होता है जो हमारी बॉडी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है या सिंथेसाइज होता है। अब इसका काम क्या होता है, अगर हम जनरल टर्म में देखें तो जैसे आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन कभी हमारी बॉडी में होती है तो क्या हो जाता है, कुछ कुछ हमारे मतलब साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे बॉडी में पेन होने लगेगा, अब कहीं पे चोट लगी तो वहां पर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया और हमारी बॉडी में पेन हो रहा है। तो इस पेन को मतलब हमारी बॉडी में जो फीलिंग होती है पेन वाली, उसको कराने में कहीं ना कहीं हिस्टामिन का हाथ होता है। फिर कुछ हमारी जैसे एलर्जिक रिएक्शन हो गई। अब एलर्जिक रिएक्शन आपने सुना होगा, जैसे सर्दी हो गई, जुकाम आ गया, छींके मार रहे हैं और नोज रनिंग हो गई, ईचिंग हो रही है कहीं पर और कहीं पे ईचिंग हो रही है। देखा होगा कहीं एक दो बार जैसे धूल मिट्टी में ज्यादा कोई चला जाता है तो एकदम छींके आने लगती हैं, स्नीजिंग हो रही है। तो ये सारी की सारी हमारी क्या होती हैं, कुछ एलर्जिक रिएक्शन होती हैं। तो ये एलर्जिक रिएक्शनों के भी पीछे कहीं ना कहीं इससे हिस्टामिन का ही हाथ होता है। फिर हमारी कुछ बॉडी में होती है हाइपर सेंसिटिविटी वाली रिएक्शन। अब हाइपर सेंसिटिविटी क्या चीज होती है, जैसे मान लो कोई भी चीज है उसके पीछे हम ज्यादा रिएक्ट करने लग जाए। ज्यादा रिएक्ट मतलब मान लो सिंपली है, सेंसिटिविटी का मतलब हो गया जैसे मान लो अभी मैं हल्का सा इस पेन को यहाँ चला रहा हूँ, बहुत ही हल्की चल रही है, मैंने टाइट करके चलाई, ऐसी चल रही है बहुत ज्यादा। तो ये क्या है, सेंस कर रहा है कागज। अगर मैं इसको बहुत ही हल्का, अब यहाँ पर क्या हो जाता है हाइपर सेंसिटिविटी मतलब कि अगर मैं इसको बिल्कुल हल्के से टच करूंगा ना तब भी वो इसी की तरह चले, यानी कि कम में ज्यादा रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं कोई चीज। इसको आप ऐसे एग्जांपल से समझो कि घर पे कई बार हो जाता है ना, जैसे किसी का मूड खराब हो गया, दिमाग खराब, कहते हैं ना भाई गुस्से में आज, तो अगर आप उससे प्यार से भी बोलेंगे ना भाई प्लीज ये कर दे, तब भी वो गुस्से में ऐसे चिल्लाएगा जैसे आपने उसके रुपए छीन लिए हो। तो ये सब चीजें होती हैं जब हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है बॉडी में। जैसे टच करने पे हल्का गर्म भी बहुत ज्यादा गर्म नहीं लगता, हल्का ठंडा बहुत ज्यादा ठंडा लगने लगता है, और जैसे दांतों में सेंसिटाइजेशन होती है। ये सब चीजें हमारी जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी में आ जाती है। यानी कि जब क्या होता है हमारी बॉडी में कोई भी एक छोटी कम चीज का ज्यादा असर, ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है वो चीज।
तो ये सब जो रीजन होते हैं ये हमारे कहीं ना कहीं हिस्टामिन की वजह से होते हैं, और कई बार ये हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं, कई बार ये चीज हमारे लिए नुकसानदायक भी होती है। और अगर ये एक्सेस में हो जाता है, जैसे हिस्टामिन हमारी बॉडी में नॉर्मली रिलीज होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हिस्टामिन हमारी बॉडी में एक एक्सेस अमाउंट में रिलीज होने लगे, ये तो आप जानते हैं भाई कोई भी चीज है वो हद से ज्यादा यानी कि हद से ज्यादा अगर उसका यूज करेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो यहां पर अगर हिस्टामिन की किसी तरह सीक्रेशन बढ़ गई, यानी कि हिस्टामिन जो हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा है नॉर्मल ये अपने काम कर रहा है, लेकिन वो किसी वजह से ज्यादा, जैसे मान लो अगर चोट लग गई तब दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन बिना चोट के ही दर्द हो रहा है बॉडी में तो भाई ये नुकसानदायक है। भाई कुछ हुआ नहीं, हम आराम से बैठे लेकिन हमारी बॉडी में दर्द होने लग गया, तो ये सब चीज हमारे लिए फिर नुकसानदायक होंगे। और ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम इस हिस्टामिन को क्या करेंगे, रोकते हैं। तो उस हिस्टामिन को रोकने के लिए फिर हम कौन से ड्रग्स लेते हैं यहाँ पर, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। तो अब आप हिस्टामिन के बारे में जान गए, अब हम इसकी कुछ और डिटेल्स में स्टडी करते हैं कि हिस्टामिन एक्चुअल में है क्या, कहां से आया और क्यों, आखिर क्यों ये हमारी बॉडी में पेन, एलर्जी और ये सारी रिएक्शनों को कॉज करता है। तो अगर सिंपल डेफिनेशन देखें तो क्या बन के आती है हमारी कि एंटी हिस्टामिन एजेंट्स आर दोज एजेंट्स और ड्रग विच इनहिबिट द एक्शन ऑफ हिस्टामिन, यानी कि यहां पर जो हिस्टामिन अपना काम दिखा रहा था, अगर हम इस काम के या इस एक्शन को इनहिबिट कर देते हैं तो यही हमारे एक्चुअल में क्या कहलाते हैं, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में। ठीक है, चलिए अब अगर हम हिस्टामिन की डेफिनेशन देखें तो दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन अवर बॉडी। ये तो सिंपल हम समझ गए कि ये हमारे केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और बॉडी के अंदर ही बनते हैं, लेकिन इट्स कम अंडर द क्लास ऑफ ऑटोकॉइड। तो ये चीज थोड़ी अजीब हो जाती है कि ये ऑटोकॉइड्स क्या है। अगर हम इस ऑटोकॉइड्स को समझ जाते हैं तो हम ऑटोमेटिक ये समझ जाएंगे कि हिस्टामिन हमारे में क्या है। तो अगर हम इस ऑटोकॉइड वर्ड को यहाँ पर थोड़ा सा तोड़ मरोड़ते हैं तो ये वर्ड हमारा दो पार्ट से मिलकर बना है। ऑटा से हमारा हो गया ऑटो यानी कि सेल्फ, और कॉइड वर्ड से हमारा आता है एको यानी कि रेमेडी और हीलिंग। तो इस ऑटोकॉइड्स को हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये देखो, हंसना मत, थोड़ा बहुत ऐसा ही है, यहां तक तो ठीक था, बेचारे के एक हाथ मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया समझाने के लिए। तो ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं, पहली बात ये है कि ये हमारे किसी ग्लैंड वगैरह से सीक्रेट नहीं होते हैं। जैसे आपको पता होगा नॉर्मल जो हमारे हार्मोन वगैरह होते हैं ये किसी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, ये ऐसा नहीं होता, ये एक्चुअल में हमारे किसी टिश्यू के द्वारा सीक्रेट होते हैं। अब टिश्यू क्या होते हैं, कोई भी 2-4 सेल मिला होता है तो सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं, हम टिश्यू कहते हैं। तो मान लो कि हमने यहाँ के एक पर्टिकुलर एरिया के कुछ हमने टिश्यू यहाँ से उठा लिए, तो क्या होगा कि हमारा जो ऑटोकॉइड्स होते हैं वो हमारे ऐसे ही किसी टिश्यू से क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। अब मान लो यहाँ से हमारे क्या हुए, यहाँ से कुछ हमारे ऑटोकॉइड्स क्या हो गए, सीक्रेट होने लगे। अब इसकी कहानी क्या होती है कि ऑटोकॉइड्स हमारे ऐसे होते हैं, वो अगर इस एरिया से सीक्रेट हो रहे हैं या इस एरिया में बन के यहाँ पर रिलीज हो रही हैं तो उनका जो असर होगा ना वो इतने ही एरिया के बीच में होगा। यानी कि वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बन रहे हैं तो पूरी की पूरी बॉडी में अपना असर दिखाएंगे, वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे जाके, मतलब पर्टिकुलर एरिया जहां पे वो रिलीज होते हैं या सिंथेसाइज होता है उसी एरिया में जाके अपना जो है असर दिखाते हैं। इसीलिए जो हमारे ऑटोकॉइड्स होते हैं इसको हम क्या जानते हैं, लोकल हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। आपको ये अगर आपने किसी ने पढ़ा होगा तो ये हमारे क्या होते हैं, एक्चुअल में एक लोकल हार्मोन्स होते हैं, और ये एक्ट कहां करते हैं, उसी जगह पे एक्ट करते हैं, यहाँ पे ये सिंथेसाइज होते हैं या फिर रिलीज होते हैं। तो आप ऑटोकॉइड्स को समझ गए होंगे। तो अब हमारा जो हिस्टामिन है वो भी हमारे इसी के अंदर आता है, यानी कि हिस्टामिन को हम क्या कह सकते हैं कि जहां पर देखो हिस्ट वर्ड से हमारा आता है हिस्टो यानी कि टिश्यू, और अमीन वर्ड हमारा आता है NH2, यानी कि अगर इसको हम सिंपल डिफाइन करें तो ये भी हमारा एक तरह का ऑटोकॉइड है और ये भी हमारा किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू से रिलीज हो रहा है। देखो पहली चीज आप क्या समझ गए कि जो हमारा हिस्टामिन है वो किसी ना किसी टिश्यू से क्या हो रहा है, यहाँ पर रिलीज हो रहा है। ठीक है, चलिए दूसरी हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये एक NH2 ग्रुप को कंटेन करता है। तो ये दूसरी बात यहाँ पर क्या होगी कि ये हमारा क्या करता है, किसी NH2 ग्रुप को कंटेन करता है, इसीलिए इसके नाम में दो चीजें आ रही। तो अब आप इस हिस्टामिन को इतना समझ गए, आप ये भी समझ गए क्या होता है, कैसे काम करता है, आप डेफिनेशन भी समझ गए, आप वर्ड से भी मतलब इसका समझ गए, और ये एक ऑटोकॉइड्स होता है। इतना कुछ आप जो है हिस्टामिन के बारे में समझ चुके हैं। अब हम जो है इसका डायग्राम देखते हैं, स्ट्रक्चर। तो ये हमारा कुछ इस तरह देखने में होता है, यहाँ पर ये 3 पार्ट्स में कंटेन होता है। पहला हमारा इसमें प्रेजेंट होता है एक इमिडाजोल रिंग, जो आपको यहाँ दिख रही होगी। अगर आपने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की स्टडी की होगी तो वहां पर आप ये पहचान जाएंगे ये हमारी क्या एक इमिडाजोल रिंग है। फिर लास्ट में हमारा अटैच होता है यहाँ पर अमीन ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं NH2, और बीच में हमारे 2 कार्बन यहाँ पे जुड़े होते हैं CH2, और इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइलिन ब्रिज, या फिर हम बोल सकते हैं इथाइलिन चेन यहाँ बोलेंगे। तो ये 3 चीजों से मिलकर हमारा जो है यहाँ पर हिस्टामिन बना होता है। और इसका एक और नाम यानी कि हम IUPAC नेम तरह बोल सकते हैं, क्या है हमारा 2,1H इमिडाजोल 4-आइल। तो ये हमारे इस रिंग के लिए यहाँ पर देखो 1 पे हमारा एक H प्रेजेंट है, ये हमारी पूरी पूरी इमिडाजोल रिंग है, और 4 हमारा आइल। तो ये हमारा हो गया एक यहाँ पर 1H इमिडाजोल 4-आइल रिंग, और ये हमारी यहाँ पर 2 यहाँ लगा है, और ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर ईथेन अमीन हो जाएगा। तो यहाँ पर ईथ है हमारे ये 2 चीज ईथेन, और यहाँ पर हमारा लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, अमीन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल 2,1H इमिडाजोल 4-आइल ईथेन अमीन।
तो अभी आपने जो है इसके बारे में जाना, अब आपको और ज्यादा इन डेप्थ में जो है हिस्टामिन के बारे में जानने को मिलेगा। अब हिस्टामिन की क्यों हम इतना जान रहे हैं, क्योंकि अगर हमको जितना हिस्टामिन के बारे में पता होगा उतनी ही इजी होगा हमारे लिए उसका मैकेनिज्म जानना कि किस तरह हम जो है हिस्टामिन को खत्म करेंगे। सिंपल सी बात है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लो कि जो हमारा हिस्टामिन है, अगर हम इस हिस्टामिन को ले लें अपना विलन, क्या है हमारा ये विलन है, और जो हमारे एंटी हिस्टामिन है इसको हम ले लें हीरो। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो हीरो है वो विलन को कम मार पाएगा अगर उसको उस विलन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हो, कहाँ रहता है, कहाँ से बन के आ रहा है, क्यों खाया है, क्या खीरा है, यानी कि सारा कुछ हमको अगर उस हिस्टामिन यानी कि उस विलन के बारे में पता चल जाएगा तो हीरो उसको आसानी से मार पाएगा, यानी कि एंटी हिस्टामिन हमारे जो उसको आसानी से मार पाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं सबको हम यहाँ पे इसलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए एक और बात जान ले, जो हमारा हिस्टामिन था वो डिस्कवर्ड किसने किया था, सर हेनरी डेल ने 1910 में। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं बायोसिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ हिस्टामिन, यानी कि हिस्टामिन हमारा जो है वो कहाँ पे बन रहा है ये भी जानना जरूरी है, फिर वो स्टोर कहाँ पे यानी कि कहाँ पर रहता है, उसका घर कहाँ है। देन हम जानेंगे रिलीज, यानी कि वो हिस्टामिन जो हमारा रिलीज कैसे हो रहा है, अब जब तक वो रिलीज नहीं होगा तब तक वो अपना असर नहीं दिखाएगा। फिर हम कैटाबॉलिज्म जानेंगे। तो ये 4 बेसिक चीजें हम मेडिसिनल में ऑलरेडी जानते आए हैं, उसी को हम यहाँ पर जो है आगे बढ़ाते हैं। चलिए सिंथेसिस की बात करें तो जो हमारा हिस्टामिन है वो बेसिकली हमारा एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, हिस्टिडीन। अब जो ये हमारा हिस्टिडीन है ये भी हमारा क्या करता है, अमीन ग्रुप को कंटेन करता है। अब कहानी समझो कैसे, अब हम यहाँ पर हिस्टामिन की क्या करा देते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। अब अगर आप वर्ड से समझो डी कार्बोक्सिलेशन, तो इसमें क्या निकल कर रहा है, जैसे यहाँ पे एक एंजाइम है डी कार्बोक्सिलेज, ए ऐसी लगा दो तो एंजाइम हो गया, ION लगा दो एंड में तो वो पूरी प्रोसेस हो गई, और सिर्फ कंपाउंड ले लो डी कार्बोक्सी तो आप यहाँ पर इसका मतलब असली समझ जाएंगे। तो डी से हमारा क्या निकल के आ रहा है, डिलीट, और कार्बोक्सी का मतलब जानते क्या होगा हमारा, CO2 हो जाएगा, यानी कि इस वाले जो हमारा कंपाउंड इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेज का मतलब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर -CO2 करते हैं तो हमारी ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, डी कार्बोक्सिलेशन कहलाएगी। तो देखो इस वाले कंपाउंड में हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, COO यहाँ पर प्रेजेंट है, ये वाली चीज। तो अगर हम इस COO इन तीनों चीज को यहाँ से हटा देते हैं तब क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन हमारा इधर साइड में आके और इन दोनों को डिलीट करके ये हाइड्रोजन हमारा इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, CH2, यहाँ पर भी हमारा क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या जुड़ जाएगा, NH2 जो ऑलरेडी अटैच है। तो जब हमने इसकी हिस्टिडीन की डी कार्बोक्सिलेशन कराई तो ये चीज हमारी सेम आ गई, ये चीज हमारी सेम आ गई। यहां पर क्या हुआ, ये COO हमारा हट गया, CO2, और ये H हमारा यहां जुड़ गया। तो देखो यहां पर क्या आ गया, हमारा CH2 आ गया, और ये हमारा जैसे NH2 ऊपर जुड़ा था वही हमारा यहाँ पे साइड में जुड़ गया, और ये जो हमारा कंपाउंड फॉर्म हो गया ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हिस्टामिन हो गया। अब देखो एंजाइम का बहुत ही सिंपल काम है, हमने कौन सी प्रोसेस की, डी कार्बोक्सिलेशन, तो हमने बस उसी का एसन हटा के हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ASE, और ASE वर्ड हमारी किसकी निशानी होती है, ये हमारा क्या होगा, एक एंजाइम होगा। अब यहाँ पर आगे हमने अगर हम सिंपल यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन तब भी चलता, हिस्टिडीन हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि हम इसके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डी कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज। तो इतना सिंपल था इसका बायोसिंथेसिस, इसीलिए ये बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में बनने लगता है। तो ये आप समझ गए सिंथेसिस। अब हम देखते हैं इसका स्टोरेज, यानी कि इसको स्टोर कैसे करेंगे। अब ये बन तो गया भाई हिस्टामिन, अब ये हिस्टामिन रहेगा कहाँ, स्टोर कहाँ होगा। तो बेसिकली हमारी बॉडी में ये 4 जगह प्रेजेंट होता है, या हम कह सकते हैं कि ये जो स्टोरेज हो रही थी जनरेशन, ये भी इसकी 4 जगह होती है। कौन कौन सी, पहली हमारी होती है मास्ट सेल, दूसरी हमारी होती है बेसोफिल सेल्स, तीसरी हमारी होती है ECL सेल्स, और चौथी हमारी यहाँ पर होती है कुछ न्यूरॉन्स जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टामिनर्जिक न्यूरॉन्स। अब समझते हैं कि ये चारों चीज आखिर में है क्या। तो देखो मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स अगर आपको याद हो तो ये हमारे एक व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी में, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ब्लड है हमारा, तो ब्लड प्लाज्मा में बट गया, फिर इधर RBC और WBC, 2 चीजें हो गई। RBC को अलग हटाते हैं, हमारे काम की क्या है यहाँ WBC। तो इसके अंदर हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें हमारी 2 चीजें आती हैं, एक हमारे आते हैं बेसोफिल और एक हमारे होते हैं मास्ट सेल। तो ये जो दोनों की दोनों चीजें होती हैं ये हमारी क्या होती हैं, एक इम्यून सिस्टम में क्या लेते हैं, अपना एक रोल प्ले करते हैं। अब इम्यून सिस्टम क्या है, जब हमारी बॉडी में कोई भी बाहर से फॉरेन मटेरियल आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है यही हमारी बॉडी का क्या है, सिक्योरिटी गार्ड है, और यही उस चीज से लड़ेगा और हमारी बॉडी को क्या रहेगा, सुरक्षित रखेगा, यानी कि सेफ रखेगा। तो ये इम्यून सिस्टम है, इसी के अंदर हमारे बेसोफिल्स और मास्ट सेल भी अपना जो है योगदान देते हैं। और यही रीजन है कि जो हमारा मास्ट सेल है ये सब, जैसे ये हमारे हिस्टामिन को कंडक्ट कर रहे हैं, तो अगर हिस्टामिन रिलीज हो रहा है तो भाई इन्फ्लामेशन भी कर रहा है। और इन्फ्लामेशन कब होती है, इन्फ्लामेशन तब होती है जैसे मान लो कोई बाहर से चीज आई हमारी बॉडी में, अब वो हमारी बॉडी में क्या है, मान लो ये हमारी बॉडी है, इससे झगड़ा हो रहा है उसका, तो इम्यून सिस्टम भी हमारा लड़ रहा है। तो इन दोनों के दौरान क्या होता है कि हमारी बॉडी में कहीं कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है,
हीट कॉज होती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो यही तो रीजन है। तो यहाँ पर हमारे मास्ट सेल भी तो इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये हमारे हिस्टामिन को भी रिलीज कर रहे हैं। मतलब अगर आप ध्यान देंगे ना तो सारा कुछ हमारा जो है कनेक्टेड है, ऑटोमेटिक सारा कुछ कनेक्टेड है। बस आपको समझना है कि ये चीज हमारी कहाँ से आई है और कैसे आई। हिस्टामिन कोई हमारे अलग नहीं है, जो आप पैथोफिजियोलॉजी में जो आप ऑलरेडी स्टार्टिंग से पढ़कर आए हैं उसी के अंदर की हमारी एक चीज है। आपने मास्ट सेल के बारे में तो फर्स्ट सेम में ही सुन ही लिया होगा, फार्मास्यूटिक्स में ही, HAP में पैथो, मतलब सुनते रहते हैं इन सब के बारे में। चलिए तो अब हम समझते हैं। देखो अब मास्ट सेल और बेसोफिल ये दोनों हमारे WBC के अंदर होते हैं, ये आप समझ गए, और ये हमारे इम्यून सिस्टम में भी अपना योगदान देते हैं। तो ये सिंपल है और इसी के अंदर हमारा जो है हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। फिर हमारे आते हैं ECL, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, एंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल। तो ये हमारे जो है स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। पेरियाइटल जो सेल होता है जो हमारा HCl की सीक्रेशन को बढ़ाता है, उसी के अंदर ये हमारे प्रेजेंट होते हैं और इसका भी हम आगे समझेंगे। फिर हमारे यहाँ पे आता है वैरायटी ऑफ न्यूरॉन, यानी कि कुछ कुछ हमारे न्यूरॉन जैसे हमारे हो गए हिस्टामिनर्जिक न्यूरॉन। तो ये जो हमारे न्यूरॉन्स है इसके अंदर भी हमारे ये जो मास्ट सेल है वो हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो गई, 4 हमारी जगह यहाँ पर हो गई। अब ये हमारा मास्ट सेल और बेसोफिल्स के अंदर ऐसा नहीं है कि एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, ये हमारा एक इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। समझिए कैसे, ये हमारा मास्ट सेल है। अब मास्ट सेल के अंदर ये हमारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन ग्रेन्यूल्स के अंदर हमारा हिस्टामिन प्रेजेंट होता है और वो कैसे होता है, वो साथ में एक और प्रोटीनियस कंपाउंड होता है जिसका नाम है यहाँ पर हेपेरिन है। तो इसके साथ में ये एक इनएक्टिव बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आप देख रहे होंगे आपस में एक दूसरे के साथ ये क्या है, जुड़े हुए हैं। और ये जो हमारा बीच में बॉन्ड है ये हमारा एक तरह से आयोनिक बॉन्ड है, यानी कि ज्यादा वैसा आयोनिक फॉर्म में यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स बना के एक फॉर्म होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी जो हमारे ये क्या है, एक इनएक्टिव फॉर्म है, यानी कि अभी हमारा जो ये हिस्टामिन है ये हमारी बॉडी में कोई भी असर नहीं दिखा रहा है। लेकिन जैसे ये यहाँ से रिलीज होगा ये हमारी बॉडी में अपना असर दिखाने लग जाएगा। तो ये हमारे मास्ट सेल में इस तरह प्रेजेंट होता है। सेम कहानी हमारी बेसोफिल्स में होती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा ये हेपेरिन है इसकी जगह हमारा क्या प्रेजेंट होता है, कॉन्ड्रोइटिन प्रेजेंट होता है। तो इसके साथ हमारा ये हिस्टामिन है वो यहाँ पे अटैच होता है। अब हिस्टामिन हमारा एक पॉजिटिव वाला कंपाउंड है और जो हमारा हेपेरिन है ये हमारा एक नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, हिस्टामिन हमारा क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड है यहाँ पर। अब आपने ये तो देख लिया कि हमारे ये 4 सेलों में प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारी बॉडी में ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो अगर कभी आपसे कोई सवाल पूछता है कि हिस्टामिन हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, आप सिंपल बोलना पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि भाई हमारी पूरी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट है और इन ब्लड के अंदर WBC प्रेजेंट है और WBC के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है, मास्ट सेल और बेसोफिल सेल। तो ये हमारी पूरी थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होते हैं हमारे हिस्टामिन। लेकिन अगर कहीं कोई पूछता है हाई कंसेंट्रेशन में, ठीक है, पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन कोई कोई जगह ऐसी है जहां पर हमारी ये क्या प्रेजेंट है, हाई कंसेंट्रेशन, यानी कि ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। कहां कहां, एक हमारी स्किन हो गई, यहां पर हमारा हिस्टामिन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। फिर हमारी लंग्स की म्यूकोजल सेल हो गए, फिर हमारी इंटेस्टाइन यानी कि जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गए वहां पे ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। फिर यूरिनरी ट्रैक्ट हो गई, फिर कुछ हमारे टिश्यू होते हैं जो हमारी सर्कुलेशन में मतलब यूजफुल होते हैं, उसके अंदर ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। एक और चीज यहाँ पर हमारा लीवर जो होता है, लीवर में भी ये हमारे बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। ये चीजें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। फिर हमारी ये जो हमारा ब्रेन होता है वहां पर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, वहां पर भी ये हमारे हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ जगह थी यहाँ पर हमारा जो हिस्टामिन है वो ज्यादा प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट होगा तो अपना असर भी यहाँ पर ज्यादा दिखाएगा, ऑब्वियसली बात है। अब आपने यहाँ पर जो है स्टोरेज देख लिया, अब हम समझते हैं रिलीज कैसे होता है हमारी बॉडी से। और ये जो है ना, ये ही पार्ट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर जो हमारा हिस्टामिन है वो हमारी बॉडी में रिलीज कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इनएक्टिव में तो हमारी बॉडी में असर तो दिखाएगा नहीं। अब इतना कुछ हमारी बॉडी में दिखा रहा है तो रिलीज आखिर कैसे हो रहा है, यानी कि ये हमारा हिस्टामिन है वो इस ग्रेन्यूल से कैसे बाहर आया और कैसे तब ये हिस्टामिन जो है हमारी बॉडी में असर दिखाएगा। तो चलिए इसको हम आगे यहाँ पर समझते हैं। तो एक टर्म में अगर मैं आपसे बोलूं, एक टर्म में, तो हिस्टामिन हमारा रिलीज होता है इंटरेक्शन जब हमारे एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच में इंटरेक्शन होती है, उस टाइम पर हमारी बॉडी में जो हिस्टामिन है वो रिलीज होता है। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, भाई ये क्या बता दिया, यहाँ पर कहाँ से एंटीजन आ गया, कहाँ से एंटीबॉडीज आ गए। तो चलिए इसी चीज को मैं यहाँ पर आपको क्लियर कराता हूँ। तो मैंने एक बात बोली थी कि जो हमारा मास्ट सेल है, ये हमारे मालूम मास्ट सेल है, तो मास्ट सेल हमारे क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स में यानी कि इम्यून सिस्टम में अपना योगदान करते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, इम्यून सिस्टम है। अब आपको एक चीज बताओ, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी में कैसे हेल्प करता है, ये आपने कभी सोचा कि इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में काम कैसे करता है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये क्या जनरेट करता है, एंटीबॉडीज को जनरेट करता है। और ये जो हमारी एंटीबॉडीज होते हैं यही एक्चुअल में क्या करती हैं, किसी भी फॉरेन मटेरियल के साथ जाके क्या करती हैं, फाइट करती हैं और उसको मारती हैं। यानी कि ये एंटीबॉडीज ही हमारे में एक्चुअल में एक तरह से इम्यून सिस्टम के हथियार होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी भी फॉरेन मटेरियल से जाके लड़ते हैं और हमारी बॉडी को बचाते हैं। सेम यहाँ पर होता है, ये हमारी 4-5 तरीके की होती हैं, लेकिन जो हमारे मास्ट सेल हैं ये वाले,
ये क्या करते हैं, ये अपने ऊपर IgE नाम की IgE ये वाली एंटीबॉडीज को क्या कहते हैं, जनरेट करते हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए एंटीबॉडी कहाँ से आई। अब बात करते हैं एंटीजन कहाँ से आता है। तो एंटीजन क्या होता है, सिंपली हमारे एक प्रोटीनियस या फिर पॉलीसैकेराइड के कुछ कंपाउंड्स होते हैं। अब ये हमको ऑब्टेन कैसे होते हैं, डस्ट से, पोलन ग्रेन से, फूड से, वेनम से, कुछ टॉक्सिक खा लिया, जहरीला हो गया, कुछ डिटर्जेंट पाउडर हो गए, न्यूमरस केमिकल्स हो गए। इसका मैं आपको सिंपल जीता जाता एग्जाम्पल बताता हूँ। आप लोगों ने कभी देखा होगा, आप चलते फिरते हो, अचानक क्या हुआ, कहीं पर धूल वगैरह चलने लग गई, बहुत ज्यादा धूल हो गई, तो ऑब्वियसली बात है आपको स्नीजिंग होगी, यानी कि आपको छींक आएगी 100% आएगी। ये कैसे हुआ, मान लो डस्ट का हमने एग्जांपल ले लिया, तो डस्ट या फिर पोलन ग्रेन्स आए, अब वो डस्ट आए यहाँ पर, अब डस्ट क्या होगा, डस्ट आके आपकी नोज टिल में यहाँ अंदर गए, नोज में, अब नोज में अंदर जाएंगे तो वहां पर किसी तरह हमारे क्या होंगे, यहाँ पर एंटीजन जनरेट होंगे। अब ये एंटीजन जनरेट हुए, अब ये एंटीजन क्या होंगे, ये एंटीजन जाके आपकी मास्ट सेल की एंटीबॉडीज के साथ जाके बाइंड होंगे। अब जैसे ये यहाँ पे बाइंड होंगे, ये क्या करेगा, आगे कहानी में आपको सिंपल समझाऊं, जैसे इसके साथ बाइंड होंगे, ये क्या कर देंगे, यहाँ से हिस्टामिन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। अब जो हमारा हिस्टामिन होगा उसका सिंपल काम क्या भाई, एलर्जिक रिएक्शन करेगा, और जो हमारी स्नीजिंग है वो एक तरह से क्या है, एक एलर्जिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हिस्टामिन रिलीज होगा वो क्या करेगा, आपको छींक लाएगा, और छींक आने लगेगी, थोड़ा बहुत नोजी हो जाएगी, रनिंग नोजी भी हो जाएगी, तो ये सब चीजें आपको हो जाएंगी। तो सिंपल समझे आपने कैसे डस्ट एक एंटीजन की तरह काम करके यहाँ पर क्या किया, उसने हिस्टामिन को रिलीज करवाया। तो ये तो आपने जनरल समझ लिया। अब हम समझते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे वे में कि आखिर कैसे ये हमारा सारा का सारा काम होता है। ठीक है, चलिए, तो एंटीजन आपको पता चल गया कहां से आते हैं हमारे, एंटीबॉडी आपको पता चल गया। अब क्या होगा यहाँ पे कि एंटीजन हमारा एंटीबॉडी के साथ जाके क्या करेगा, बाइंड होगा। तो वही मैंने यहाँ दिखाया, मान लो ये हमारे एंटीबॉडी है, ये हमारा एंटीजन, तो एंटीजन हमारा आया और इस एंटीबॉडी के पास जाके क्या किया, बाइंड कर गया, और ये हमारे हेपेरिन और हिस्टामिन दोनों के दोनों यहाँ पर बाइंड है किसी ग्रेन्युल्स के अंदर। जैसे ये यहाँ पर बाइंड करेगा, ये यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक तरह से हमारे सेल तो है ही, मास्ट सेल है, तो इस सेल के अंदर ये क्या करते हैं, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करते हैं। अब अगर आपको कुछ चीज याद आ रही हो तो आपको थोड़ा बहुत याद आएगा, ये हमारा किसका है, GPCR के अंदर जो हमारी फॉस्फोलाइपेज वाली साइकिल चल रही थी उसके अंदर की ये चीज है। इसीलिए जब हम GPCR पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कहीं हमारा काम आने वाला है, तो आप बहुत अच्छे से करना। तो अगर आपको नहीं आता होगा तो थोड़ा बहुत समझ लेना, आप जाओ तो GPCR को अब जाके आप बहुत अच्छे से देख लेना, जानना, सर्च करना यूट्यूब पर GPCR बाई केयरवेल फार्मा आपको मिल जाएगा। तो वो हमारा रिसेप्टर है, उसी का यहाँ पर मैकेनिज्म जो हमारा काम आता है। तो जैसे ही हमारे यहाँ पर क्या होगा, एंटीजन हमारी एंटीबॉडी पे फाइंड करेगा, ये हमारा प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा, ये हमारे एक एंजाइम है, ये एक्टिवेट करके क्या करेगा, हमारी फॉस्फोलाइपेज C वाला जो पाथवे था उसको फॉलो करेगा। उसमें क्या हो रहा था कि जो हमारा PIP3 था, ये हमारा IP3 और DAG दो चीजों में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा था, और जैसे ये हमारा यहाँ कन्वर्ट होता है, ये हमारा क्या करता है, जो हमारी बॉडी में कैल्शियम आयन होते हैं यानी कि कैटायंस है, इसको क्या करेगा, रिलीज कराएगा, ट्रिगर्ड कर देगा। अब जैसे ये हमारे रिलीज होते हैं, ये क्या कर देंगे, ये फ्यूजन करवाएंगे हमारी जो ग्रेन्यूल्स की मेम्ब्रेन है उसके बीच में, और उसकी जैसे ग्रेन्यूल्स के बीच में जैसे फ्यूजन हो जाएगा, वो हमारे क्या करते हैं, उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा उसको वो बाहर भेज देंगे। अब इसको थोड़ा डायमेट्री समझते हैं कैसे। देखो यहाँ पर ये एंटीजन आया, इसने एंटीबॉडी से बाइंड किया, यहाँ पर बाइंड करने के बाद इसने यहाँ पर प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट किया, उसने क्या किया, कैल्शियम चैनल को, देखो ये हमारा था, इसको यहाँ पे ओपन कर दिया, कैल्शियम आयन की हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। अब ये कैल्शियम आयन हमारे क्या होंगे, जो हमारा ग्रेन्यूल्स है उसके ऊपर जाके क्या करेंगे, बाइंड होंगे। ये हमारे ग्रेन्यूल्स से मैंने एक यहाँ बना लिया, इस ग्रेन्यूल्स के पास ये बाइंड होंगे, और इसमें से इसकी जो ये लेयर है ये हमारी फ्यूज हो जाएगी, और यहाँ पर ये दोनों चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी। फिर ये हमारा जो कैल्शियम आयन है यहाँ पर Ca2 पॉजिटिव, ये हमारा इन दोनों के बीच के बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता है। जैसे ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, यहां से हमारा देखो ये हिस्टामिन हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो अब हमारा यहां पर क्या होगा, हिस्टामिन हमारा टोटल रिलीज हो चुका है। ठीक है, तो यही हमारा सिंपल फिनोमेना यहां पर इसको रिलीज कराने के लिए काम आता है। अब यहाँ पर दो चार चीजें हमारी और साथ में जो हमारे हिस्टामिन के साथ रिलीज होती हैं, वो हमारे कुछ और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, जैसे हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, फिर हमारा ल्यूकोट्राइन्स हो गया, फिर काइनिन्स हो गए, फिर हमारे कुछ प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स हो गए। तो ये भी हमारे कुछ ऐसे ही हमारे एजेंट्स होते हैं हिस्टामिन की तरह, ये भी हमारे साथ में जो रिलीज हो जाते हैं, और ये भी हमारी बॉडी में कुछ इसी तरह के रिस्पॉन्स हमको देखने को देते हैं, जैसे इन्फ्लामेशन हो गया और कुछ एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह हो गए। तो ये सब का भी काम जो है लगभग सेम होता है। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा हिस्टामिन रिलीज हो गया, तो अब ये हमारी बॉडी में जब पहुंचा है, तो अब ये कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में क्या देगा,
फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देगा। तो अब हम जो है इस इफेक्ट को पढ़ते हैं। तो देखो पहला हमारा हाइपर सेंसिटिविटी है, जिसके बारे में आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका था। फिर हमारी बॉडी जैसे ईचिंग होने लगती है, कहीं पे खुजली वगैरह होगी, थोड़ी सी स्नीजिंग होगी, फिर आंखों में थोड़ा बहुत पानी आ जाना और रनिंग नोज, तो ये आप जानते ही हैं। ठीक है चलिए, एक हमारा यहाँ पर होता है टिश्यू इंजरी, इसको मैं आगे अभी बता दूंगा। फिर हमारा एक होता है टिश्यू इंजरी, यानी कि जब हमारी बॉडी में कोई इंजरी वगैरह होती है उस टाइम पे, और इन्फ्लामेशन के टाइम मैंने आपको ये बता दिया कैसे होगा। फिर पेन वगैरह हमारी बॉडी में कॉज करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर कुछ एलर्जिक रिएक्शन, तो इसको मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये सब काम हमारे जो है हिस्टामिन के होते हैं। अब हम कुछ और समझते हैं, कुछ बड़े बड़े काम, जैसे हमारे यहाँ पर हो गया ब्रोंकोस्पैम। तो ब्रोंकोस्पैम का सिंपल मतलब क्या है कि ये हमारा जो ब्रोंकियल्स लेयर होती है जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, हमारी श्वास नली जो है उसको ये थोड़ा सा क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। स्पैम का मतलब होता है सिकुड़ना, और उसकी वजह से क्या होगा कि अब हमको सांस लेने में जो है दिक्कत होने लगेगी। तो यही हमारा इसका मतलब ब्रोंको, और यही हमारा यहाँ पर था कि लंग्स की जो स्मूथ मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, जिसका मतलब यहाँ पर होता है ब्रोंकोस्पैम। और ये हमारा हो क्यों रहा है, जैसे इरिटेशन कॉज हो रही है हमें इसकी वजह से, हिस्टामिन की वजह से इन्फ्लामेशन हो रही है, कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो रही हैं, तो इनकी वजह से हमको जो है यहाँ पर ब्रोंकोस्पैम हो सकता है। और इसका सिंपल मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी हमारी ब्रोंकियल में, और इसकी वजह से सांस लेने में जो है दिक्कत होने लगेगी। तो यहाँ पर ये एक इसका जो है बैड इफेक्ट है हमारे हिस्टामिन का। ठीक है चलिए, फिर कुछ समझते हैं हमारे में बेजोडाइलेशन होगा। अब बेजोडाइलेशन का सिंपल मतलब क्या है, आप सिंपल ये समझो, ये नॉर्मल हमारी ब्लड वेसल्स है, यहाँ से हमारा खून आराम से बह रहा है। अब अगर इस चीज की डायलेशन हो जाए, डायलेट मतलब होता है चौड़ा हो जाना, तो मान लो ये हमारी लेयर है, ये क्या हो गई अब इतनी ज्यादा हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल ब्लड तो हमारा उतना ही है भाई, उसको कम में कर रहे थे तो वो सिंपल चल रहा था, लेकिन अब उसको इतना चौड़ा मिलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लड की कंसेंट जो उसकी फ्लो है, ब्लड प्रेशर, वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हाइपोटेंशन। अब इसका एग्जाम्पल सिंपल पाइप वाला होता है, अगर आप कभी खेतों वगैरह में पानी देते हो, तो अगर आप इस चौंच को थोड़ा सा ऐसे दबा दोगे तो यहाँ से क्या होगा, पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ढीला कर दोगे तो पानी थोड़ा क्या होगा, स्लो स्पीड से यहाँ से निकलेगा। सेम क्राइटेरिया यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या हो जाता है, बेजोडाइलेशन। अब ये पाइप का जो हमारा नली है, जो हमारी वेसल्स है, उसका थोड़ा सा मुंह बड़ा हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ब्लड था वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन। और यही रीजन है, आपने देखा होगा कभी जैसे इन्फ्लामेशन हो जाती है, बॉडी पूरी ढीली हो जाती है। ढीली क्यों हो गई भाई, क्या हो गया, यहाँ पर हाइपोटेंशन हो गई, हमारी ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। और जब ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है तो व्यक्ति जो पर्सन है वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा लूज फील करेगा, थोड़ा सा डाउन फील करेगा, और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ना कुछ काम करने का मन करेगा, थोड़ा सा आलस वगैरह भी आएगा। तो ये सब रीजन क्या होते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। देख रहे हो यहाँ पर असर हमारी बॉडी में कहां तक इसका जो है असर जा रहा है, इसलिए हमें हिस्टामिन का एंटी हिस्टामिन लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर एक चीज आती है यहाँ पर, गैस्ट्रिक सिक्रेशन। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा स्टमक है, तो स्टमक का काम हमारा क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में HCl को सीक्रेट करता है, और उसका रीजन क्या होता है, हमारी बॉडी में जो खाना वगैरह पचाने के काम आता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अगर हिस्टामिन हमारी बॉडी में ज्यादा रिलीज होगा तो ये HCl की सीक्रेशन को और ज्यादा बढ़ा देगा। अब देखो नॉर्मली हमारी बॉडी में सीक्रेट हो रहा है तो ठीक है, खाना पचा रहा है, लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में सीक्रेट होने लगेगा तो हमारी बॉडी में क्या, एसिडिटी कॉज करेगा, पेट में जलन होगी, लोग इससे परेशान होंगे। तो ये तो एक नुकसान वाली बात है ना। तो इसीलिए यहाँ पर भी हमको जो है, ये भी इसका क्या होगा, एक बैड इफेक्ट हो गया। यहाँ पर एसिडिटी कॉज कर सकता है, और ज्यादा अगर एसिड रिलीज होगा HCl तो वो अल्सर भी हमारे पेट में कर सकता है। तो ये तो बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो गए। फिर हमारे यहाँ पर आता है ऑडेमा। तो ऑडेमा क्या होता है, ये हमारा एक तरह का फ्लूइड होता है जो हमारी, जैसे हमारी ये सेल्स है, तो सेल्स के ऊपर हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, यानी कि जो हमारा ESF होता है, वहां पे जाके ये इकट्ठा होने लगता है। तो यहाँ पर अगर हो सका तो मैं एक इमेज अटैच करूंगा, उसमें आप देखेंगे किस तरह का आपको जो है पैर या हाथ पैर दिखने लगते हैं अगर ऑडेमा हो जाता है। उस इमेज को देख के आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि क्या इसका मतलब है। ठीक है फ्रेंड, चलिए ये टाइम मैंने नोट कर लिया, इसमें मैं यहाँ पर इमेज जो है ऐड कर दूंगा। चलिए, तो यहां तक आप समझ गए कि ये सारे जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या एक्शन है वो हमारा क्या देता है, यहाँ पर हिस्टामिन हमारी बॉडी में शो करता है। तो ये सब चीज आप समझ गए। अब हम समझते हैं कैटाबॉलिज्म क्या चीज है यहाँ पर। तो कैटाबॉलिज्म का सिंपल मतलब है कि देखो, हिस्टामिन आया, उसने अपना असर दिखाया, अपने रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड हुआ, तो अब उसने दिखाया, तो अब भाई उसका कैटाबॉलिज्म होना भी जरूरी है, वरना वो अपना इफेक्ट ज्यादा दिखाएगा तो हमारी बॉडी में और ज्यादा लॉस करेगा। तो कुछ हमारे यहाँ तरीके हैं, जैसे हमारा हिस्टामिन है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो ये ऑटोमेटिक अपने फिर रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड नहीं करेगा, तो ना अपना असर दिखाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं कि हिस्टामिन हमारा, और इसको हम क्या करते हैं, जैसे इमिडाजोल एंड मिथाइल ट्रांसफेरेज, यानी कि हमने सिंपल इसकी क्या करा दिया, ट्रांसफेरेज करा दिया मिथाइल के साथ, यानी कि मिथाइल इसमें क्या हो जाएगा, हमने ऐड करा दिया, तो हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, मिथाइल हिस्टामिन बन जाएगा। मैंने यहाँ इसके स्ट्रक्चर ऐड नहीं किए, मैंने सिंपल आपको बता दिया, क्योंकि ऑलरेडी सारा कुछ बहुत ज्यादा लेंथी में करा रहा हूँ, इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपकी जीपेट में भी हेल्प होगी। और आप जो कहते हो ना शॉर्ट, ये आप फिर नहीं कहोगे, आपको सिलेबस में कभी भी चाहे 20 नंबर में आए या 15 में, आप इसको बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में अच्छे से लिख सकते हो।
तो एक तो हमारा हो गया जहां हम मिथाइलेशन करा दें मिथाइल ट्रांसफेरेज के द्वारा, एक हमारा हो गया जहां पर हम ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करा दें, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी हमने ऑक्सीडेशन करा दी तो हमारा हिस्टामिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इमिडाजोल एसिटिक एसिड में। फिर एक हमारा इसको हम अगेन क्या करा देते हैं, माओ, ये आपको अगर याद होगा मोनो अमीनो ऑक्सीडेज हमारा एंजाइम था जिसको हम और भी चीजों में यूज कर रहे थे, एसिटाइलेशन और शायद से हमारा वो था पहला वाला जो हमारा टॉपिक था फोर्थ सेम में कैटेकोलामीन, उसकी भी हम यहाँ पर जो कैटाबॉलिज्म था वो ही हम इसके द्वारा करा रहे थे। तो ये हमारा एक इंपोर्टेंट यहाँ पर एंजाइम है, तो इसके द्वारा हम कराते हैं, हमारा क्या बन जाता है, मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड। तो ये हमारे कुछ चीजें थी जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हिस्टामिन को क्या करा सकते हैं, कैटाबोलाइज कराते हैं या फिर डिग्रेड करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक, आप हिस्टामिन के बारे में सारा कुछ समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि हिस्टामिन के रिसेप्टर्स के बारे में, यानी कि अब हिस्टामिन हमारी बॉडी में आ रहा था, रिलीज हो रहा था, अपना असर भी दिखा रहा था, आपने इफेक्ट भी देखे क्या क्या, लेकिन वो कब दिखा रहा था, जब हिस्टामिन हमारा क्या करता है, किसी रिसेप्टर के ऊपर जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो ये रिसेप्टर कौन कौन से हैं, ये हमारी बॉडी में कहां प्रेजेंट होते हैं और कौन से रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा तो वो क्या असर दिखाएगा, तो इसी चीज को मैं यहाँ पर जो है कवर करता हूं। देखो, हिस्टामिन रिसेप्टर जो हमारे होते हैं वो बेसिकली 4 हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 और H4, और ये चारों के चारों जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, GPCR होते हैं, यानी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, कई बार एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है कि भाई कौन से रिसेप्टर होते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट है हमारा GPCR, आज तक हमारे यहाँ पर साथ नहीं छोड़ेगा और हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो इसको आपने अगर नहीं पढ़ा हो तो एक बार फिर से जाके आप देख लेना GPCR वाली वीडियो को। तो बेसिकली हमारे 4 तरह के रिसेप्टर होते हैं, H1 रिसेप्टर, H2, H3 और H4। अब हम एक एक करके इन चारों को समझते हैं कि कहां पे हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और क्या क्या मतलब असर दिखाते हैं, और ये जो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं ना वो भी हमारे GPCR वाला ये फॉलो करते हैं। चलिए तो डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो H1 हमारा, अगर हम इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखें तो हमारा जो GPCR था उसके 3 पाथवे थे, एक हमारा फॉस्फोलाइपेज था, एक हमारा था साइक्लिक एम्प वाला सेकेंडरी मैसेंजर, और तीसरा हमारा था आयन चैनल रेगुलेशन वाला। तो ये हमारा क्या कर रहा था, पहला कि ये हमारा फॉस्फोलाइपेज वाली जो पाथवे है उसको फॉलो करेगा और वहां से जाके हमारा जो PIP3 था उसको IP3 और डैग में कन्वर्ट करेगा। उसके द्वारा हमारी बॉडी में कैल्शियम जो आयन थे उनका रिलीज होगा और वो जाके हमारे यहाँ ट्रिगर करके हमारे यहाँ पर हिस्टामिन के रिलीज करेंगे, हिस्टामिन का जो भी काम होगा उसको दिखाएंगे। तो ये हमारा फॉस्फोलाइपेज C वाला था। तो इसको मैं मैकेनिज्म को पहले ही बता चुका हूं, अभी मैं आपको सिंपल यहाँ क्या बताने वाला हूँ, लोकेशन और फंक्शन। तो देखो ये हमारा कहाँ लोकेट होता है, एक हमारा रेस्पिरेटरी यानी कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो मैंने आपको तब बताया, जिसमें ये क्या कराता है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कराता है। फिर हमारा GI ट्रैक्ट यानी कि जो इंटेस्टाइन हमारी बॉडी के वहां होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। फिर CNS के न्यूरॉन्स में, जो मैंने आपको यहाँ बताया था हिस्टामिनर्जिक वाले न्यूरॉन, तो CNS में ये हमारा प्रेजेंट होता है, यानी कि 3 जगह आपको मिल गई, लंग्स में, या इंटेस्टाइन में और CNS वाला H1 वाला। फिर हमारे ये वस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब ये हमारे वसल्स जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके अंदर का जो हमारी सेल होती है लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथेलियल लेयर बोलते हैं। यानी कि सिंपल मैं आपको बताऊं, ये मान लो हमारी ब्लड वेसल्स है तो लेयर होती है, तो अंदर वाली जो ये चीज लेयर होती है, ये वाली हमारी क्या होती है, एंडोथेलियल वाली होती है। तो इसमें भी ये हमारे जो H1 वाले हैं ये हमारे थोड़े बहुत प्रेजेंट होते हैं। हमारे हार्ट में भी ये प्रेजेंट होते हैं, हार्ट की जो सेल्स वगैरह में। फिर हमारे T सेल्स, V सेल्स, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, इसमें भी जो हमारे प्रेजेंट होते हैं। ये सब तो हमारे आपको पता होगा इम्यून सिस्टम वगैरह में हमारी हेल्प करते हैं। इन सब में हमारा जो H1 है वो प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं कि अगर हमारा जो हिस्टामिन है वो अगर इस H1 के ऊपर बाइंड करेगा तो वो हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन या क्या क्या इफेक्ट हमको देखने को शो करेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर पहले क्या करेगा, पेन दिखाएगा, यानी कि हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा तो भाई पेन शो करेगा। फिर हमारी बॉडी में प्यूराइटिस, ये बहुत जगह आपको लिखा मिलेगा, इसका मतलब होता है ईचिंग, यानी कि ईचिंग थोड़ा सा ऐसे खुजली वगैरह हमारी बॉडी में शो करेगा। फिर वेजोडाइलेशन करेगा, वो मैंने आपको समझा ही दिया था कैसे हो रहा है। फिर हाइपोटेंशन कॉज करेगा, हेडेक कॉज करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा। तो ये सबको मैंने आपको जब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट अभी पढ़ाए थे तो मैंने सारा कुछ आपको समझा दिया कैसे कर रहा है और क्या क्या इसके अंदर हमारी बॉडी में हो रहा है। फिर हमारा यहां पर आता है इंक्रीज्ड बस्कुलर परमिएबिलिटी एट इन्फ्लामेशन साइट। तो अब आपको पता होगा कि जहां पर भी हमारा इन्फ्लामेशन होता है वहां पर हमारे भागते हुए क्या जाते हैं, WBC जाते हैं। WBC क्या करते हैं, वहां जाके फाइट करेंगे। तो WBC हमारे क्या करें, जैसे मान लो इस जगह पे हमारी ये हमारा मसल्स है पूरी बॉडी के और इसके अंदर ये हमारी ब्लड वेसल्स है। तो इससे हमारा क्या होगा, यहां से WBC निकल के हमारे इस वाली साइड पे, मान लो ये हमारी मसल्स है या स्किन है, मान लो तो यहां पर इन्फ्लामेशन हुई है, तो इस ब्लड वेसल से हमारे WBC निकल के क्या करेंगे, यहां पे पहुंचेंगे। तो अगर इसको ये क्रॉस कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये वेसल्स है, यानी कि इसको हम बोलेंगे बस्कुलर। बस्कुलर का सिंपल मतलब है, यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, वेसल्स की बात कर रहे हैं, ब्लड वेसल यानी कि नसों वगैरह की बात कर रहे हैं। तो ये हमारी हो गई बस्कुलर। और यहां पर इस पर बात करते हैं, यहां से क्रॉस करना, तो इस क्रॉस करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं,
परमिएबिलिटी, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। परमिएबिलिटी का मतलब क्या है कि कितनी एबिलिटी है कि हम इस चीज को यहां से क्रॉस कर सके। तो यहां पर वास्कुलर परमिएबिलिटी का मतलब क्या है कि ये जो जहां से क्रॉस करेगा हमारा WBC या यहां पर हमारी प्लेटें जो इसको क्रॉस करेंगी तो इसकी एबिलिटी बढ़ जाएगी कि वो यहां से ज्यादा अमाउंट में इस चीज को क्रॉस कर सकती है। तो इसी को हम यहाँ क्या बोलते हैं, वास्कुलर परमिएबिलिटी। और ये हमारी इंक्रीज हो जाती है कौन सी तरफ पे, इन्फ्लामेशन साइड पे। और ये जरूरी भी है क्योंकि यहां पर हमारे इन्फ्लामेशन हुई है तो यहां पर हमको WBC प्लेटलेट चाहिए जो क्या करें, यहां पर आके फॉरेन मटेरियल से फाइट कर सके। तो इस तरह क्या होगा कि हमारी इसकी वास्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी और यहां से हमारे WBC या प्लेट्स है वो यहां से निकलेंगे और वो मास्ट सेल वगैरह हमारे निकलेंगे और यहां जाके इस चीज से जो है इजिली फाइट कर सकेंगे। तो जो हमारा ये वेसल्स है इसकी परमिएबिलिटी यहां पर इंक्रीज हो जाती है इन द केस ऑफ H1 रिसेप्टर। फिर हमारी तीसरी चीज आती है ट्रिपल रिस्पॉन्स वाली। तो इसको आप ऑलरेडी जो है इन्फ्लामेशन में पहले पढ़ चुके हैं। क्या हमारा होता है, रेड लाइन आना, फ्लेयर आ जाना, उस जगह पे हमारी रेडनेस हो जानी है। तो ये सब नॉर्मल चीजें हमारी थी। फिर हमारा ऑडिमा फॉर्मेशन, जो मैंने ऑडिमा वाला आपको चीज बता दी थी, यानी कि एक फ्लूइड है जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में जाके इकट्ठा होने लगेगा। फिर कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो गई, जैसे एलर्जिक रिस्पॉन्स हो गई, सर्दी, खांसी, जुकाम, छींकें, ये सारी चीजें। और ये चीज एक और काम करेगी, IgE की प्रोडक्शन, यानी कि जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बन रही थी जिस पर एंटीजन अटैच हो रहा था और हिस्टामिन रिलीज हो रहा था, उस पर जाके ये हमारी एंटीजन को और ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो इससे आप एक चीज समझ रही हैं कि हमारी जो एंटीजन है ये और ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो हमारा और ज्यादा जो है हिस्टामिन रिलीज होगा। तो अगर हम एक तरह से बोले तो H1 पे ऊपर हमारा हिस्टामिन अगर बाइंड होता है तो वो इनडायरेक्टली हिस्टामिन की रिलीज को और ज्यादा बढ़ाता है। तो ये कुछ फंक्शन थे जो हमारे H1 के ऊपर जाके बाइंड होके हो रहे थे। ठीक है, दो हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, H1 और H2, क्योंकि ये हमारे बहुत ज्यादा मतलब फिजियोलॉजिकल फंक्शन में इफेक्ट देते हैं। दूसरा हमारा H2 है। तो हमने देखा था 2-3 तरह के हमारे पाथवे थे। तो जो H2 वाला है ये हमारा फॉलो किसको करता है, साइकिल के एम्प वाले सेकेंडरी मैसेंजर को। और ये हमारा जाके फिर क्या करेगा भाई, ये भी काम वही है, कैल्शियम को ओपन करना, वहां से कैल्शियम की कंसंट्रेशन को बढ़ाना और फिर वही सारे इसके काम होंगे। लोकेट कहाँ होता है, तो ये हमारा प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक पैरेटियल सेल में प्रेजेंट होता है। इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा काम है। फिर हमारे यहाँ पे वास्कुलर स्मूथ मसल और देन ये हमारा CNS में, हार्ट में और यूट्रस में प्रेजेंट होता है। तो अच्छा नहीं, थोड़ा सा डेंजरस ही काम है जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल में। यानी कि अगर मैं यहाँ पर स्टमक बनाऊं इस तरह, यहाँ पर सॉरी देख लेना कैसा बन गया। तो ये हमारी पूरी लेयर है। तो ये लेयर में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर पैराइटल सेल प्रेजेंट। इस लेयर को अगर हम बनाए तो थोड़ा इस तरह हमारी ये बनती है और इसके अंदर भी यहाँ पर हमारे जो है पैराइटल सेल प्रेजेंट होते हैं। तो इस सेल का सिंपल काम क्या होता है कि ये HCl को यहाँ पर बनाता है हमारा। तो जब हमारा कोई हिस्टामिन है वो H2 के ऊपर जाके बाइंड करेगा तो वो क्या करेगा, इस पैराइटल सेल में जाके जो हमारा HCl है इसकी प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ा देगा। और जब HCl बढ़ जाएगा तो हमारी बॉडी में एसिडिटी देखने को मिलेगी, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो ये इसका मेन काम होता है यहाँ पर H2 रिसेप्टर का। ठीक है, चलिए फिर हमारा आता है वास्कुलर स्मूथ मसल्स में भी प्रेजेंट होता है। जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं जो मैंने अभी आपको बताई ये चीज है, तो इसकी जो स्मूथ मसल है ये वाली, इसमें भी हमारे प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे CNS में भी प्रेजेंट होता है, हार्ट में भी, यूट्रस में भी प्रेजेंट होता है। अब इसका काम क्या, मेन काम तो इसका यही है कि ये HCl की सीक्रेशन को बढ़ा देता है। फिर हमारा वास्कुलर परमिएबिलिटी को भी बढ़ा देता है और वेजोडाइलेशन भी कराता है। यानी कि ये दोनों का हमारे ऊपर वाले भी सेम हो गए। यहाँ पर मेन इफेक्टिव और अलग काम इसका क्या था, ये गैस्ट्रिक एसिड की सीक्रेट करता। तो ये जैसे आपको यहाँ समझ आ गई होगी। चलिए फिर हमारा आता है H3 वाला। तो ये हमारा मोस्टली CNS में प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या होता है कि ये हमारा इनहिबिटरी नेचर का होता है। यानी कि ये हमारा अगर जो हमारा हिस्टामिन है वो अगर इसके ऊपर जाके बाइंड करेगा तो ये इसका काम क्या होता है कि ये हिस्टामिन की रिलीज को रोकता है। अब इसको कैसे मतलब करते हैं, तो आप ये समझो, ये मान लो हमारा प्री वाला साइनेप्टिक है, ये हमारा पोस्ट वाला साइनेप्टिक है। ये मान लो हमारा H रिसेप्टर है और यहाँ पर हमारा एक और H3 रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो यहाँ से अगर हमारा हिस्टामिन रिलीज हुआ तो अगर वो इसके ऊपर भी जाके बाइंड हो जाएगा तो इसका काम क्या होगा कि ये भाई इसकी इनहिबिट करेगा हिस्टामिन को रिलीज होने से। तो ये हमारा सिंपल यहाँ पर फंडा होता है H3 का। फिर होता है हमारा कि ये बाकी चीजों को रिलीज होने में बढ़ाता है। जैसे हमारा 5-HT सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, NAD हो गया, एसिटाइलकोलिन हो गया, गाबा हो गया। तो ये बाकी के जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, इस न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इसको ये रिलीज होने में थोड़ा सा मॉड्यूलेट करेगा और चीजों को बढ़ाएगा। ठीक है, CNS में एक्ट करेगा हेटेरो रिसेप्टर की तरह। बाकी ये हमारा हिस्टामिन को इनहिबिट करता है। तो ये इसका मेन फंडा, ये आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, हिस्टामिन की रिलीज को रोकता है हमारा CNS के अंदर। H4 की बात करें तो ये हमारा होता है हीमेटोपोइटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे कुछ तरह के स्टेम सेल्स होते हैं और इनका काम क्या होता है, हमारे ब्लड सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। ब्लड सेल्स को ही थोड़ा सा बढ़ाने में ये काम करते हैं। तो अगर हम सिंपल इसको बोलें तो इसका काम क्या है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी में उसको थोड़ा सा बढ़ा देगा, उसके फंक्शन को मॉड्यूलेट करेगा। ये इसका सिंपल सा फंडा होता है। तो आई होप आप लोग यहाँ रिसेप्टर उनके काम को समझ गए होंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये हमारा हिस्टामिन है, ये आखिर कैसे इनके ऊपर बाइंड किया और उसने कैसे, जैसे मान लो H2 वाला था
इसका काम था कि ये HCl की सीग्रेशन को बढ़ा रहा था, सिंपल सी बात है। तो आखिर कैसे, कौन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए इसने इस HCl की सीग्रेशन को बढ़ाया, तो जितने भी आपके ये सारे के सारे सवाल लगे मैकेनिज्म वाले, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीहिस्टामिन। इसमें हमारी दो तरह की चीजें आती हैं, H1 एंटागोनिस्ट और H2 एंटागोनिस्ट। तो जब हम H1 एंटागोनिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, उसी टाइम पर हम ये भी देखेंगे कि H1 जो एंटागोनिस्ट में यानी कि H1 रिसेप्टर हमारे किस तरह काम करते हैं, और जब हमारा हिस्टामिन H1 के ऊपर जाके बाइंड करेगा तो वो हमारी बॉडी में किस तरह एक्शन को प्रोड्यूस करेगा। तो इन सब चीजों को हम साथ में देखेंगे, और ये मैंने साथ में इसलिए रखा जिससे आपको जो एंटागोनिस्ट है इसका काम भी आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन वाला सीन हो गया, और ये हमारे यहाँ तक क्लासिफिकेशन है सेकंड जनरेशन फर्स्ट वाला। तो इन सबको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और कैसी लगी आपको वीडियो, समझ आई कि नहीं आई, बहुत ज्यादा इन डेप्थ और डिटेल्स में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको सारा कुछ समझ आए, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सब लोग अपना और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। और बाकी कैसा क्या लगा ये सारा कुछ आप जो है कमेंट करके हमें बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।